हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। अब जैसा आपको पता है, सुमित सर का रूट कैनाल थेरेपी हुआ है, तो उसमें काफ़ी पेन होती है। ही ट्राइड टू मेक द वीडियो टुडे पर हो नहीं पाया, तो आज आपके साथ मैं ये डिस्कशन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल डिस्कशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डेज मिस ना करें, एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिस ना हो, तो इसलिए आज मैं आपके साथ हूँ। माइक को लेकर मेरे केस में कुछ परेशानियाँ रही है बच्चों को, सो वी हैव ट्राइड टू सॉर्ट इट आउट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, तो वो आ रहा है रशिया और यूक्रेन से, और साथ में एक और दोस्त है इनका, वो है चाइना। आईआर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात जो की गई है बहुत जनरल है, पर हमें समझना चाहिए कि अब पुतिन और जी की मीटिंग से क्या होता है। हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट की 43rd मीटिंग हुई है चाइनीज़ लीडर जी जिनपिंग के साथ। कहाँ? तो बीजिंग में। अब पॉइंट ये है कि इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट है। पहली बात हमें समझना चाहिए कि रशिया इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। किस तरह का पार्टनर? स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनर। चाइना हमारा ट्रेड पार्टनर अभी भी है, याद रखिए। रशिया इंपॉर्टेंटली एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जबकि चाइना के साथ हमारे सारे विवाद होते हुए भी चाइना इज़ अ ट्रेड पार्टनर प्राइमरीली, क्योंकि हम बहुत सारा व्यापार उनके साथ करते हैं जितनी दुश्मनी है उसके बावजूद। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब रशिया और चाइना बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। रशिया और चाइना के करीब आने के बाद समस्या भारत के लिए ये है कि भारत जो ज़्यादा डिपेंडेंट है वेस्ट के ऊपर, यानी यूएस के ऊपर, अपने ट्रेड को लेकर, अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, जिसके अंतर्गत हमारा यूएस के साथ, अभी यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं सॉफ्टवेयर खासतौर पे, प्लस क्वाड और SCRI जैसे इनिशिएटिव्स, जिस पे हम I2U2 ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हैं जो हमने स्टार्ट किए हैं वेस्ट के साथ, अमेरिका और यूरोप के साथ, और हम ज़्यादा करीब उनके हैं क्योंकि हमें चाइना से लड़ना है। और वहीं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अलाय जो रशिया है वो धीरे धीरे चाइना के करीब जा रहा है। तो ये सब भारत को एक बहुत खतरनाक स्थिति में डालता है। पुतिन और जी का साथ आना, इसका मुद्दा क्या था, क्यों वो साथ आए? तो वो साथ आए हैं एज एंटी वेस्टर्न कन्वर्जेंस, यानी वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ ये लोग साथ आ रहे हैं। अब समस्या क्या आ रही है इसके बाद, जब ये दो देश साथ आएंगे तो सबसे पहली बात, रशिया के साथ इंडिया की पार्टनरशिप कमज़ोर होगी, क्योंकि हमें एक साइड पिक करनी पड़ेगी। यूक्रेन में अटैक करने के बाद रशिया के ऊपर लग गए हैं क्या, तो सैंक्शंस, काटसा लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर। काटसा एक सैंक्शन है, यानी उसके तहत कोई भी कंपनी अगर वो रशिया के साथ डील करती हुई पाई गई तो वो कंपनी फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगी, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उस देश के साथ कोई बैंकिंग चैनल ऑपरेट नहीं करेंगे, वो देश डॉलर्स में डील नहीं कर पाएगा। ये होने के बाद भारत का इतना सारा जो पार्टनरशिप है यूएसए के साथ, वो सारा प्रॉब्लम में आ गया था। और भारत ने हालांकि ऑयल खरीदना और डिफेंस डील्स चालू रखी, लेकिन कई चीज़ें बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। और इस स्थिति में दुनिया के कई सारे देश हैं जो रशिया का साथ छोड़ चुके हैं। और ऐसी स्थिति में कौन आया इनके पास, तो इनके पास आया चाइना। चाइना ने कहा भाई काटसा लगे ना लगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड रशिया एंड वी आर अ फ्रेंड ऑफ रशिया। तो अब ये कहानी हो चुकी है कि रशिया और चाइना एक दूसरे को कहते हैं कि वी हैव स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है। और दे आर सेइंग कि हम यूएसए की जो प्राइमेसी है, यूएसए का की जो दादागिरी है, उनका जो एक दबदबा है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। एंड वी हैव क्रिएटेड अ अलायंस विदाउट लिमिट्स। ये रशिया और चाइना का कहना है कि वी हैव मेड एन अलायंस बियॉन्ड लिमिट्स। तो इसका मतलब कोई लिमिट नहीं हमारी दोस्ती की, ऐसी दोस्ती है। अब आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट था दैट वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन 10 न्यू फ्रेंड्स। दो नए दोस्तों या 10 नए दोस्तों से अच्छा एक पुराना दोस्त अच्छा है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। यानी अमेरिका और रशिया की दोस्ती जो सालों से चली आ रही है। तो इस मीटिंग के बाद दे बोथ हैव व्हाट दे हैव डन। चाइना एंड रशिया ने एक काम किया कि अपने रिश्तों को वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक लेवल पे लेके आ गए, यानी स्ट्रैटेजिक लेवल से एक अलग लेवल पर, जहां पर वो जैसे बोल ही रहे अलायंस विदाउट लिमिट। तो यहाँ पर अब रशिया को ज़रूरत ज़्यादा है चाइना की, क्योंकि चाइना को उनको सामान बेचना है, क्योंकि बाकी देशों के साथ वो व्यापार कर नहीं पा रहे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। वहाँ से एक पाइपलाइन जाती है रशिया टू चाइना, जिसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया। तो पावर ऑफ साइबेरिया 1, पावर ऑफ साइबेरिया 2 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है जो रशिया से चाइना जाती है। जो पाइपलाइंस रशिया से यूरोप जाती थी वो बंद कर दी गई है, क्योंकि यूरोप सैंक्शन करके बैठा है रशिया को। तो यहाँ रशिया और अमेरिका और करीब आएंगे तो भारत के लिए समस्या बढ़ जाएगी। अब रशिया भारत को सपोर्ट नहीं करेगा अगर कल को चाइना हमारे ऊपर कोई अटैक करता है या कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। वो जैसे जैसे करीब आएंगे, जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ेगी, हम परेशान होते चले जाएंगे। अभी तक ये धारणा थी कि चाइना कि बहुत सारा ट्रेड अमेरिका के साथ होता है, बहुत सारा ट्रेड इनका वेस्ट के साथ होता है, तो कुछ भी करके वो रशिया से ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वेस्ट की बहुत ज़रूरत है। चाइना को भी, चाइना अपना सारा का सारा माल असल में वेस्ट को ही एक्सपोर्ट करता है, कच्चा माल हो या फिनिश प्रोडक्ट्स हो, सब वेस्ट की कंट्रीज़ यूएसए को ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है। वो लोग अपने डाइवर्जेंसेस को हटाकर करीब आ रहे हैं। और यहाँ तक देखिए ये यूक्रेन है, और यूएसए और रशिया ने एक काम और किया है,
अब देखिए यूक्रेन के थ्रू ही ना सारी पाइपलाइन जाती थी जो यूरोप के देशों को गैस और नेचुरल गैस प्रोवाइड करती थी। और रशिया मुख्य रूप से क्या करता है, गैसेज ही एक्सपोर्ट करता है, ऑयल गैस। अब यहाँ से इनका सामान तो जा नहीं पा रहा, तो इन्होंने क्या किया, अब अपनी पाइपलाइन जो चाइना के साथ थी उस पर फोकस कर दिया। और यहाँ पर हो ये रहा है कि अब रशिया और चाइना के संबंधों में रशिया एक जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है, क्योंकि कोई जाने को है नहीं जगह, और भारत भी रशिया के साथ पूरी तरह खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हमें भी तो दुनिया के साथ व्यापार करना है। प्लस अब इन दोनों ने क्या किया, रशिया चाइना ने बोला है कि जैसी चाइना के लिए ताइवान है वैसे रशिया के लिए यूक्रेन है। सो दे हैव स्टार्टेड टू कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट ईच अदर। भारत के लिए दर्द की बात क्या है, वो ये है कि दे बोथ हैव सेड कि यूएस का जो इंटरवेंशन है यूरोप में, यूएस जो हस्तक्षेप कर रहा है वो गलत है, और उनका कहना है यूक्रेन में यूएस आया इसलिए मुद्दा स्टार्ट हुआ, और यहाँ तक कहा है कि क्वाड जैसा जो इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जा रहा है वो गलत है। सोचिए क्वाड में तो भारत भी है, तो इसीलिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम की बात है। ये अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर करने की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो अमेरिका, यानी अमेरिका के करीब कोई देश ना जाए। और कौन जा रहा है अभी करीब, भारत। तो भारत के लिए समस्या है कि पुतिन अब शायद हो सकता है भारत की कंसर्न्स को आगे जाके इग्नोर कर दे, इसलिए भारत अभी तक रशिया के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन अब भारत के पास समस्या है कि भारत को अपनी जो रशिया के साथ और अमेरिका के बीच में जो हमने एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करी है कि ना हम अमेरिका की सुनेंगे ना हम रशिया की सुनेंगे, हम फॉलो करेंगे क्या, तो अपने इंटरेस्ट। इट इज़ कॉल्ड एज फॉलोइंग अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और भारत ने कहा था कि भारत किसी के अलायंस का पार्ट नहीं है। भारत, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, जयशंकर ने, दैट वी फॉलो इशू बेस्ड पार्टनरशिप। जहां हम इशू पे जिसके सब साथ हैं उसके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे, हम किसी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन अब जो ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है रशिया और चाइना की करीबियाँ, ये भारत को कुछ चीज़ें री एग्जामिन करने के लिए मजबूर कर रही है। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी वरीसम बात है ये। तो इसीलिए भारत को इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए, चाइना को ध्यान में रखते हुए अपनी एंगेजमेंट्स को देखना पड़ेगा, और एशिया में जो पावरफुल तरीके से चाइना खड़ा हो रहा है उसको काउंटर कैसे किया जाए, इसके लिए भारत को खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये एक आर्टिकल था इनके बजट पे भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला आर्टिकल जानते हैं, वो है ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल के बारे में। अब ये क्या है, अभी तो हाली ड्राफ्ट फेज में है, लेकिन बहुत रेलेवेंट है। क्या है कहानी, अब देखिए, मान लीजिए आप गूगल प्ले स्टोर में अपना एक ऐप डालते हैं और वहाँ पे आप अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं। मान लो आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं या मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, तो जो भी पेमेंट दी जाती है उसमें से एक सेक्शन, मान लो 30% गूगल रख लेगा। यूट्यूब पर अगर आपका चैनल है, अब वहाँ सुपर चैट की सुविधा स्टार्ट करते हो तो लोग आपको सीधा पैसा देते हैं, उसमें 30% या कुछ अमाउंट गूगल अपने पास रख लेता है। अगर आप मैकबुक इस्तेमाल करते हो, आईफोन इस्तेमाल करते हो, वहाँ ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल के ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। बाहर से आप, जैसे APK होता है, यानी अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एंड्रॉयड अगर फ़ोन है आपके पास, तो या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जो गूगल का ऐप है, या फिर और सारे स्टोर होते हैं, सैमसंग का स्टोर है, आप खुद के भी APK डाउनलोड करके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। एप्पल क्या करता है, एप्पल का खुद का एक ऐप स्टोर है, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो मतलब एक मोनोपोली हो गई है एप्पल की कि भाई उसके स्टोर से बाहर आप जा नहीं सकते। मान लो आज आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है जहाँ आप मैप की सुविधा देते हो, और किसके थ्रू करोगे, गूगल ही एक ऑप्शन है, दुनिया का वही एक सर्च इंजन है। गूगल पे जाओ तो गूगल कहेगा, आपका अगर कोई ऐप ढूंढेगा तो ऊपर उससे 2 साइट ऊपर पहले अपना ही ऐप वो दिखाए, गूगल मैप्स, आपका मैप दिखाएगा ही नहीं, वो तो आपका बिजनेस ही नहीं हो सकता। अगर मान लो आप एक वेब ब्राउज़र बनाते हो, ठीक है, जैसे गूगल का भी क्रोम है, और आप मार्केट में लेके आते हो उसे बेचने के लिए, लेकिन जैसे ही आप खोलोगे तो गूगल आपके ब्राउज़र को दिखाएगा ही नहीं, अपना क्रोम ऊपर दिखाएगा। और कुछ यही ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट पहले करता था कि माइक्रोसॉफ्ट ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था लैपटॉप्स के ऊपर मुख्य रूप से। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो हमेशा इसको दिखाता था, और गूगल के क्रोम को हमेशा बहुत पीछे दिखाता था ताकि लोग गूगल क्रोम डाउनलोड ना कर पाए। और ऐसी प्रैक्टिसेस को कहते हैं एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिसेस, यानी एक बड़ा प्लेयर अपने बाकी सर्विसेज को पुश करना चाहता है तो उससे जो कंपटीशन है उसको पीछे ढकेलता है, तो उससे सामने वाला डिसएडवांटेज में रहता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या है, इसको रोकने के लिए एंटी ट्रस्ट प्रोविजंस होते हैं, याद रखिए एंटी ट्रस्ट प्रोविजन। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक लॉ लाया है, लॉ लाने की तैयारी है, विच इज कॉल्ड एज डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, जिसके थ्रू गूगल, फेसबुक, अमेजॉन को अपनी सर्विसेज या अपने डेटा को अपने एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को बेनिफिट करने से रोका जाए। इसके लिए किया गया, मान लो आप कोई सामान बेच रहे हो, आपकी दुकान है, अमेजॉन क्या है, एक सेलर है, पर अगर आप अमेजॉन में जाकर अपनी चीज लिस्ट करो, लेकिन जैसे ही कोई आपके सामान को ढूंढे उससे पहले अमेजॉन अपनी दुकान दिखा दे वहां पर, तो क्या हो रहा है, अमेजॉन, मान लो अमेजॉन ने एक दुकान भी खोल ली, किराना स्टोर, और आप भी किराना स्टोर खोल के बैठे हो, अपना आप साबुन बेच रहे हो अमेजॉन की वेबसाइट के ऊपर। अमेजॉन क्या कर रहा है कि जो उनका मार्केट प्लेस है Amazon.com, दैट इज अ मार्केट प्लेस, वेबसाइट है जहां हर कोई सामान अपना बेच सकता है, और इनकी एक दुकान अलग खुल गई। अगर अमेजॉन अपनी वेबसाइट पर अपनी दुकान का प्रोडक्ट आगे लाकर रख रहा है और आपके सामान को पीछे धकेल रहा है, इसका मतलब अमेजॉन क्या कर रहा है, अपने एक बिजनेस से जो उसका मार्केट प्लेस है, इस बिजनेस का फायदा दे रहा है अपनी दुकान वाले स्टोर को, जो कि इंटरनेशनली और
एथिकली रॉन्ग है, इसी को रोकने के लिए ये चीज़ की गई है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, जिन्होंने कहा कि भाई हमें एक नया प्रोएक्टिव लेजिस्लेशन लगाना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन एक्ट में बदलाव करने पड़ेंगे ताकि फेयर मार्केट बन पाए। ये असल में कहाँ से आया, तो ये चीज़ आती है यूरोपियन यूनियन, इन सब में बहुत आगे है। उसने बहुत पहले अपना एक डिजिटल मार्केट एक्ट लाया था, यानी जिसके तहत कोई बड़ी कंपनी, अल्फाबेट असल में जो कंपनी है, जो गूगल की मेन कंपनी, उसका नाम अल्फाबेट है, अल्फाबेट, अमेजॉन, फेसबुक, ये सारे अपने सर्विसेज में अपनी ही किसी सब यूनिट को फेवर नहीं दे सकते, उनको एक इक्वल स्टेक देना पड़ेगा। यानी गूगल सर्च इंजन में अपने सर्विसेज को आगे नहीं पुश कर सकता। अमेजॉन अपनी ही जो amazon.com है, जहाँ वो क्लेम करता है कि यहाँ लोग आके बेचते हैं सामान, उसमें अपने दुकान के सामान को आगे नहीं बेच सकता, ताकि एंटी कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर खड़ा ना हो। और इसी को लेकर भारत ने कदम उठाया। भारत में अभी तक क्या प्रावधान थे, तो भारत में एक एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क था, जिसके तहत एक तो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट था 2002 का, और दूसरा CCI एक बॉडी है जो खड़ी की गई थी इसी को रोकने के लिए कि किसी भी तरह से एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस को स्टार्ट ना करे, कोई किसी क्षेत्र को मोनोपोलाइज करने की कोशिश ना करे। लेकिन अब कुछ कंपनियां, मेटा जो फेसबुक इंस्टाग्राम ऑपरेट करती है, या एक्स को ले लो, या गूगल को ले लो, या अमेजॉन को ले लो, ये बड़े प्लेयर्स हैं, तो इनके लिए इनका इतिहास रहा है। और 2023 में भारत की CCI ने ही गूगल को 1 करोड़ रुपए का फाइन भी दिया था कि भाई आप एंटी कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो एंड्रॉइड इकोसिस्टम में, अपनी चीज़ों को पुश कर रहे हो। तो इसलिए नए एंट्रेंट को एंट्री फेयर तरीके से मिलनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। मान लो यूट्यूब पे आपने एक चैनल खोला, गूगल क्या करता है, आपका चैनल मान लो आपने न्यूज़ बनाई किसी चीज़ के ऊपर, मान लो आप बना रहे हो इंडिया रशिया रिलेशंस के ऊपर एक वीडियो, और गूगल को पता लग गया भाई इनका वीडियो बहुत चलता है, तो वो क्या करेगा, जैसे कोई इंडिया रशिया सर्च करेगा तो वो आपके वीडियो से पहले अपना वीडियो पुश करेगा, ठीक है। और वो लगातार आप अपना नाम डाल के भी कोई सर्च करे तो अपना वीडियो पहले पुश करेगा। तो वो तरीका है क्या कि आपकी वीडियो को पीछे धकेल देगा, सामने वाला जो सामने आया पहले उसको क्लिक करेगा। इसी को रोकने के लिए फेयर कॉम्पिटिशन की जरूरत है, ताकि स्मॉल प्लेयर्स को नुकसान ना हो, एक सिस्टमेटिक ग्रोथ हो, फेयरनेस हो डिजिटल इकोसिस्टम में। इसके लिए इस बिल में बात की गई है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिवेंटिव और प्रिजम्पशन लॉ की, यानी जो भी आने वाले हार्म से उसे रोका जा सके, एक क्लियर रूल बनाया जा सके, जैसे कि GDPR में है। अब GDPR क्या है, GDPR का मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कौन लेके आया है, तो ये असल में EU ये भी लेके आया था। उसी के तहत भारत भी एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाने की बात कर रहा है, जिससे डेटा प्रिवेसी और कंपटीशन बेहतर रह पाए। एक एक्स पोस्ट एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क अभी जो भारत में है वो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंतर्गत है। एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क एक्स पोस्ट, यानी कोई हो गया कुछ तो उसके बाद उसको रोकने का तरीका है ये, लेकिन अब भारत इसको और प्रोएक्टिवली हैंडल करना चाहता है। यानी इसके अंदर एक लिस्ट बनाई गई है कोर डिजिटल सर्विसेज का। जैसे आपको याद होगा ICICI, HDFC, SBI को हम कहते हैं क्या कि हमारे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट हमने रोक दी थी। उसी तरह इन्होंने कोर डिजिटल सर्विसेज बनाए शेड्यूल के अंतर्गत कि ऑनलाइन सर्च, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ऑनलाइन इंटरमीडिएशन वेब सर्विसेज, ये सारी कोर डिजिटल सर्विसेज है। इसमें आप किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आपको फेयरिटी रखनी पड़ेगी। इस बिल में बात की गई है कि सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज SSDE, यानी सिस्टमेटिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी सर्विसेज जिनके पास क्वान्टिफाइबली या बहुत ज़्यादा सर्च होता है, या बहुत ज़्यादा इनकी मार्केट रीच है, या बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है, या मार्केट में एक तरह की मोनोपोली है। मान लो फोन पे और गूगल पे, उसी का इस्तेमाल लोग मैक्सिमम पेमेंट्स के लिए करते हैं। एक पेटीएम हुआ करता था जो अब पीछे खिसक गया है, तो वहाँ उनकी मोनोपोली रोकनी जरूरी है, वरना वो अपना ही इंश्योरेंस, अपना ही सब कुछ पुश करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तो ये है कि हमने सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस की बात की है, और दूसरा बोला है कि CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चाहे तो किसी को ऐसा डिक्लेयर कर सकती है कि वो इंपॉर्टेंट है। ऐसी जो भी कंपनियां हैं जो SSD हैं, ये सारे अपने किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपनी किसी दूसरी सर्विस को पुश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स को पुश नहीं कर सकता, अमेजॉन अपनी दुकानों को पुश नहीं कर सकता। खैर भारत में तो अमेजॉन सिर्फ एक मार्केट प्लेस है, वो अपना रिटेल स्टोर खोल नहीं सकता, और इसके अलावा वैसे खोल सकता है पर उसको पुश नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका ग्लोबल रेवेन्यू है उसका 10% तक फाइन किया जा सकता है। सोचिए कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक ये जाएगा। तो इसको रोकने के लिए ये प्रावधान किए गए। इसके अंदर एक एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइज की बात की गई है कि अगर एक टेक ग्रुप के अंतर्गत डेटा शेयर किया जाए तो कितना आप उससे बेनिफिट हो सकते हो। मान लो कि अभी जोमेटो जो है वो या स्विगी जो है वो खाने ऑर्डर करते हैं, उनको पता है किस इलाके से कितना खाना ऑर्डर किया जाता है। तो अगर उस डेटा का इस्तेमाल करके वो अपनी खुद की दुकान खोल ले, किचन ढेर सारे, उन्हें पता है कहाँ पर स्विगी या जोमेटो को पता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा छोले कुलचे की डिमांड है, कितने बजे है, कहाँ पर पिज़्ज़ा की डिमांड है, तो वहाँ पर अपनी पिज़्ज़ा की दुकान खोल लेंगे, अपनी वेबसाइट पर अपने पिज़्ज़ा को पुश करेंगे। तो सामने वाले जितने लोकल रिटेलर्स हैं उनका तो सब काम ही तमाम हो गया।
तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्लिगेशंस बढ़ाई जाए और कहा जाए कि वो अपने आप को ओपनली काम करें। इसको लेकर अलग अलग पहले ही प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। जापान में डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी एक्ट है, कनाडा में कॉम्पिटिशन एक्ट अमेंडमेंट्स है, साउथ कोरिया में अमेंडमेंट टू टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट है, जिसमें कि जैसे साउथ कोरिया में आप अपना ऐप में पेमेंट सिस्टम पुश नहीं कर सकते। भारत में मान लो यूपीआई है तो क्यों भाई हम गूगल को एक पैसा दें वहाँ से पेमेंट करने का, कमीशन जो ज़्यादा लेते हैं, यूपीआई में तो मुफ्त में हो जाता है। और जैसे कनाडा में है डिजिटल मार्केट्स और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को बढ़ावा नहीं दे सकते। जापान में है कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा नहीं दे सकते। कुछ ऐसा ही कदम भारत ने उठाया है। तो इसके अंतर्गत जो ये चीज़ें हैं इसको बताया गया किस तरह से प्लेटफॉर्म और कैसे वो अनसर्टिनिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इसका नुकसान क्या है कि एक तो आपने जो डिफाइन किया है कि कैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, कैसे वो सब यूनिट को आगे नहीं बढ़ा सकते, उससे कुछ कंपनी को नुकसान हो सकता है। मान लो गूगल अपनी वेबसाइट पर डेटा होस्टिंग की सर्विस देना स्टार्ट कर दे कि आप अपना डेटा कहाँ स्टोर करो, और अमेजॉन भी ये सर्विस देता है। अब हो सकता है इनके बीच में कंपटीशन हो, तो गूगल कह रहा है कि भाई आप अमेजॉन वाला तो फ़ायदा हो जाएगा इससे। आप जिसे डिफाइन कर रहे हो सकता है कि सब यूनिट नहीं वही उसी का काम हो। अगर मान लो कोई एप्लीकेशन स्टोर है, उसमें गूगल का अपना भी ऐप है, आप सर्च इंजन ढूंढो, सबसे पॉपुलर गूगल है तो गूगल को उसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर गूगल उसको ऊपर रखेगा तो आप कह सकते हो कि भाई अपने ऐप को बढ़ावा दे रहा है, पर गूगल ही लोग ढूंढ रहे हैं। सर्च इंजन का मतलब ही आज गूगल करना हो गया है। तो ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, आर्बिट्री डिसीजन लिए जा सकते हैं। स्मॉलर बिजनेस जो है उनका फिर प्लेटफॉर्म गिर जाएगा। मान लो गूगल अभी और अमेजॉन और मेटा अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इससे स्मॉलर बिजनेस को बहुत फायदा है। अगर डेटा शेयरिंग रोक दी जाएगी, मान लो अभी गूगल अपने कुछ डेटा को पब्लिकली डाल देता है, उसका फ़ायदा उसे भी मिलता है, या अपने कुछ ग्रुप ऑफ सर्विसेज में डालता है, वो प्राइवेट प्लेयर को भी मिलता है, छोटे मोटे प्लेयर्स को उनको फ़ायदा होता है। तो कह सकते हैं अगर ऐसा होगा तो हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स को, छोटे प्लेयर्स को भी नुकसान हो। और जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि डिजिटल बिल है, इससे इंडियन स्टार्टअप पर नेगेटिव अटैक होता है। उन्होंने कहा है इससे नेगेटिव इम्पैक्ट से रोकने के लिए आपको बेहतर लॉज डिफाइन करने पड़ेंगे। और बोला ये गया है कि इससे भारत की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में लोग इन्वेस्ट करने से डरेंगे कि भाई भारत में कब लॉ कैसा बदल जाए किसे पता। तो इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत है। भारत में भी क्या सुविधाएं हैं कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI है। CCI यही काम करती है कि वो देखती है कि कोई कंपनी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस ना करे। मोनोपोली बनाना मतलब उसका ही राज एक तरफा ना हो जाए। एक कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कहता है CCI किस तरह से प्रीव्यू ले सकती है, क्या क्या पावर्स उनके पास है। फिर IT एक्ट 2000 का है जहाँ लीगल फ्रेमवर्क है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को लेकर कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कैसे उसको गवर्न करना है, क्या चीज़ें हैं जिसका आपको मिसयूज़ को रोकना है। फिर एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव जैसे GNI है या PAI है, जहाँ पर गवर्नमेंट, बिजनेस और अकेडमी साथ आते हैं। इन तीनों, गवर्नमेंट का मेंबर हो गया, प्राइवेट कंपनीज के मेंबर्स हो गए, जो दिखाते हैं कि भाई कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। फिर एक RBI डायरेक्शन और विजन डॉक्यूमेंट है जहाँ RBI लगातार डायरेक्टिव देती है, रेगुलेशन बनाती है कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो ये कहानी है जिसके तहत कोशिश ये है कि कोई प्राइवेट बिजनेस हो, कोई छोटा बिजनेस हो, कोई स्टार्टअप हो, वो अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आए तो वो बड़ा प्लेटफॉर्म अपना डेटा और अपनी रीच का इस्तेमाल करके उसको हटा के अपना ही बिजनेस ना पुश करने लग जाए। ठीक है, तो फिर कॉम्पिटिशन हो और मोनोपोली हटाई जाए। फॉर एग्जांपल जियो मान के चलो आज बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन जियो अगर ऐसा करने लग जाए कि जो भी उसे पता लगे डेटा पे क्या चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, म्यूजिक से लेकर सब कुछ, वो अपना ही पुश करने लग जाए बाकियों को हटा के, तो आप तो फंस सकते हो ना। इसी को रोकने के लिए इसको ये बढ़ाया गया और ये बिल एक अच्छा स्टेप है फेयर कॉम्पिटिशन की तरफ और मोनोपोली हटाने की तरफ। ठीक है, तो इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो और जो दिक्कतें रेज की गई है बाकी स्टेक होल्डर्स द्वारा उसको भी हम कंसर्न को ध्यान रखें। ठीक है, अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो बहुत गंभीर और सीरियस है, जो आपको ऐसे हेल्थ और सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंटली आपको रोल निभा सकता है, जो है एक्लेम्पसिया के ऊपर और मदरहुड के ऊपर कि क्या भारत में स्थिति है। सबसे पहले ये समझिए एक्लेम्पसिया क्या होता है। एक्लेम्पसिया मतलब होता है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक एबनॉर्मल स्थिति क्रिएट हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में। तो उससे रिलेटेड है, उसी को लेकर ये एक कह सकते हैं प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं एक्लेम्पसिया। तो इस जो प्रीक्लम्पसिया है इसको कैसे हैंडल किया जाए मदरहुड में, इसके बारे में बात यहाँ की गई है और कई सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। कैसे अगर जो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है वहीं पर चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया, बच्चों को और उनकी जो प्रेग्नेंट माँ है पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी अगर केयर ठीक से नहीं दी जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहले ना आप कुछ चीज़ें समझिए कि बेबीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ शब्द होते हैं, नियोनेटल केयर, ठीक है, प्री नेटल केयर, ठीक, पेरीनेटल केयर। तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आता है नियोनेटल। मान लो कोई बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसको अगर हमें केयर देनी है, जस्ट बॉर्न बेबी इज कॉल्ड एज, यू कैन से जस्ट अ बेबी इज बॉर्न, तो उसको जो केयर दी जाती है उसको कहते हैं न्यू नेटल केयर। तो न्यू बॉर्न है उसको कहते हैं न्यू नेटल। ठीक है, फिर एक आता है प्री नेटल। न्यू नेटल मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, तो प्री नेटल मतलब क्या?
प्री नेटल मतलब वो बेबी जो अभी फीटस में ही है, मतलब बेबी विच इज़ इन फीटस, उसको हम कहते हो प्री नेटल। तो प्री नेटल केयर मतलब देना जो प्रेग्नेंट महिला है उसको केयर प्रोवाइड करना, यानी वो जो फीटस है, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, तो वो जो प्री फीटस है उसको जो केयर देते हो प्री नेटल केयर। एंड देन व्हाट इज़ पेरीनेटल केयर? तो पेरीनेटल किसको कहोगे आप? पेरीनेटल मतलब हो गया एक प्रेग्नेंट वुमन जब से वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चे के पैदा होने के 1 साल तक जो पीरियड होता है, प्रेग्नेंट टू 1 ईयर ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी प्री नेटल न्यू नेटल दोनों को मिक्स मिला दो तो ये पूरा पीरियड जो होता है उसे हम कहते हैं पेरीनेटल। तो पेरीनेटल पीरियड में ये चीज़ें आ गई। न्यू नेटल समझ गए, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद का पीरियड, जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। प्री नेटल मतलब बच्चे के पैदा होने पहले का पीरियड, तो उसमें माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ का ख्याल रखना है आपको, हालांकि न्यू नेटल में भी माँ का ख्याल रखना होता है। और पेरीनेटल मतलब न्यू नेटल प्री नेटल दोनों को मिक्स कर दो, हो गया आपका पेरीनेटल। ठीक है, अब कहानी ये है कि यहाँ राइटर लिखते हैं किस तरह से जो फीटल केयर है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और भारत में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्री एक्लम्सिया अगर पीरियड है, किसी माँ को अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे होता ये जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं न्यूनेटल फेज़ में जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उन पर जो प्रभाव होता है वो ज़िंदगी भर रहता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ एक और शब्द देख रहे हैं आप, एंटीनेटल। ये क्या होता है मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ एंटीनेटल? एंटीनेटल केयर अगर बोला जाए स्पेसिफिकली तो जो एक प्रेग्नेंट मदर है जब से वो प्रेग्नेंट होती है तब तक चाइल्ड बर्थ होता है उस पीरियड को हम कहते हैं एंटीनेटल, यानी प्री नेटल एंटीनेटल लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये हो गई, इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लिया मैंने। अब देखिए जब उनको ख्याल रखना है तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि लाइफ बिगिंस बिफोर बर्थ, यानी पैदा होने से पहले ही बच्चे पे अगर इन्वेस्टमेंट ना की जाए, इन्वेस्टमेंट हेल्थ वाइज, अगर उनके जो बर्थ का टाइम है उससे पहले, उसके बाद जो उनका वेट है, जो उनकी ग्रोथ है, उसको अगर मैनेज ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म दिक्कतें हो सकती हैं और जो नियोनेटल मॉर्बिडिटी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी जस्ट पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं उनकी मृत्यु ये बहुत खतरनाक लेवल पे बढ़ सकती है अगर हम पहले ही प्रेगनेंसी की फेज़ में किसी महिला का ध्यान ना रखें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पहले ये जानें कि दिक्कतें क्या आती हैं। अगर प्री नेटल फेज़ में और जब कोई महिला प्रेग्नेंट है उसी टाइम में अगर ध्यान ना रखा गया तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जो इम्पैक्ट होता है वो एडल्टहुड तक बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिजीज उन बच्चों में होने की ज़्यादा समस्या रहती है। देखा जाता है कि हार्ट फेलियर का जो रेट है, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को उस समय प्री एक्लम्सिया है तो हार्ट फेलियर और कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी जो माँ है उसको उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो कोई महिला प्रेगनेंसी के फेज़ में प्री एक्लम्सिया से ग्रसित है तो पूरे जीवन भर उनके ऊपर हार्ट स्ट्रोक का खतरा, हार्ट फेलियर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का चांस 4 गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि पहले उसका केयर किया जाए। और अगर पोस्ट नेटल केयर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के बाद जो पोस्ट नेटल पीरियड है उसमें कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट हो। अगर आपको अपने आसपास देखा है तो आपको भी पता होगा कितनी प्रेग्नेंट महिलाओं का हम ये जानते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी और उनकी डिलीवरी के बाद उनका कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट होता है, रेयरली होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके हार्ट और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में कार्डियोवास्कुलर जो असेसमेंट है वो की जाए प्रेगनेंसी के बाद। तभी जाकर हम बेहतर डेटा ले पाएंगे कि अभी क्या स्थिति है, पहले क्या थी, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इनको इलाज की ज़रूरत है, कहाँ से इनको सपोर्ट किया जाए ताकि आगे जाके वो दिक्कत ना हो। इंडिया में दिक्कत ये है, राइटर क्लियरली कह रहे हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ असेसमेंट को इग्नोर किया जाता है जो पोस्ट नेटल पीरियड है उसमें, प्रेगनेंसी के बाद तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। और इसलिए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी दिया है कि जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5th का डेटा है कि 1000 में से 32 जो महिलाएं हैं उनकी डेथ हो जाती है। प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट अभी 32 पे है। ठीक है, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट 25 है, यानी अगर 1000 बच्चे जस्ट पैदा हुए उनमें से 25 की मौत हो जाएगी। और ये जो है ये बहुत हाई है और ये डेटा हमारे सामने है। लेकिन एक डेटा जो छुपा भी रहता है कि प्रेगनेंसी में एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है, हाई बीपी हो जाता है, जिसकी वजह से मैटरनल डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका लॉन्ग टर्म प्रभाव भी उनकी लाइफ पर हमेशा बना रहता है। तो 22 मई को असल में वर्ल्ड प्री एक्लम्सिया डे मनाया जाता है। इसीलिए हमें सेफ मदरहुड का ध्यान रखते हुए आज के दिन इस पर फोकस करना ही चाहिए। तो प्री एक्लम्सिया क्या मैंने बता दिया, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी के दौरान जिसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है माँ का, कुछ समय बाद भी उनको हार्ट डिजीज हो सकती है, लॉन्ग टर्म उनको नुकसान हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, बीपी बढ़ जाता है और इसमें उनके पैर भी फूल जाते हैं, सूजन हो जाती है, फीट हेडेक्स, विजन में दिक्कत, अपर एब्डोमिनल पेन, ब्रीदिंग में दिक्कत आ जाती है। इसके लिए हमारे पास मॉनिटरिंग की सुविधा नहीं है, डायग्नोसिस की सुविधा नहीं है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए कि पहले हम काम करें इस चीज़ के स्क्रीनिंग के ऊपर
हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उनको हम अलग से ध्यान देकर उसके ऊपर काम करें, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है, इसके लिए एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। यानी केवल आप क्लिनिकल अगर क्राइटेरिया सेट करें, केवल क्लिनिक में जाकर टेस्ट कर ले तो काम नहीं चलेगा। आपको उनकी क्या मैटरनल हिस्ट्री है, क्या दिक्कत रही है माँ के साथ, क्या उनका जो डेमोग्राफिक है किसी एज ग्रुप की है, पहले उनका बॉडी वेट क्या था, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, यानी उनका जो हार्ट प्रेशर है वो क्या है, उनका ब्लड प्रेशर वो क्या है, जो उनका फार्मासी कौन कौन सी दवाइयाँ कब ली गई, उसका क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या और दिया इनको दवाइयाँ दी जा सकती है, क्या दवाइयाँ नहीं दी जानी, इन सब का यूज़ करके हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट आर द रिस्क एंड देन वी कैन मैनेज द रिस्क। सो वी हैव टू फाइंड अ सिस्टमेटिक डिसऑर्डर का सिस्टमेटिक इलाज वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन मैनेज दिस हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एक्लम्सिया। अब यही बात है कि ट्राइमेस्टर्स क्या होते हैं, तो जैसे आपको पता है एक प्रेगनेंसी लगभग 3 स्टेजेस से गुजरती है, जिसे कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अप टू यू कैन से फ्रॉम कंसेप्शन टू 12 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज अप टू 27 वीक्स और थर्ड इज 28 to 40th वीक। तो सेकेंड और थर्ड वीक के पीरियड में ही, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के पीरियड में ही प्री एक्लम्सिया को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मार्क करना और उसको सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर हम मैटरनल और फीटल जो कोख में बच्चा है दोनों की केयर को आगे लेके जा सकेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री एक्लम्सिया जैसी बीमारी के बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं, प्रेगनेंसी में जो डिसऑर्डर होता है उसको मार्क करें, इसको प्रेडिक्ट करें और उसको प्रिवेंट करें। और इसी के लिए IRIA यानी इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन का एक प्रोग्राम है संरक्षण, जहाँ संरक्षण में क्या कर रहे हैं हम कि मदरहुड को हम सेव करना चाह रहे हैं। इसमें हम कोशिश की है कि हमने अभी जो इंडिया में 8 से 10% की रेट है प्री एक्लम्सिया की, उसको हम 3% तक लेके आए। जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसको हम 25-30% से लेकर 10% तक घटाएं। ये तरीका है जिसके थ्रू हम डेडिकेटेडली इस चीज़ के रिस्क को पहचान कर इसको हम हटा सकते हैं। और इसमें हमें बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी एंगेजमेंट और एक सस्टेन लीडरशिप। क्यों? अगर कम्युनिटी को ही नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, ये समस्याएं हो सकती है प्रेग्नेंट वुमेन को, ये दिक्कतें हैं। ऑलमोस्ट 8 से 10% प्रेग्नेंट महिलाओं को समस्या है, कितनों की स्क्रीनिंग हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर जो आपके बच्चे पैदा होंगे वो हेल्दी होंगे, जो माएँ होंगी वो हेल्दी होंगी और हमारी सोसाइटी हेल्दी हो पाएगी, और जिससे हमारी इकोनॉमी में इसका बोझ भी कम होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ और मदरहुड को आगे लेके जाना। तो ये था डिस्कशन। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं। दूसरा, एक तो प्री एक्लम्सिया के बारे में हमने जाना और दूसरा गर्मी, हीट इज़ ऑन। सो द हीट इज़ राइट नाउ ऑन, और अभी पूरे देश के लगभग कई एरियाज़ में हीट वेव्स चल रही हैं जो लगातार हमारी हेल्थ को और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा रही है। ऑलमोस्ट इंडिया की 75% जो वर्कफोर्स है वो डायरेक्टली हीट को एक्सपोज होती है। कैसे? जो लेबरर्स, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैनुअल लेबर जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ लगातार उनको इस धूप का सामना करना पड़ता है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि 43% जो जॉब लॉसेस है वो हीट स्ट्रेस की वजह से 2030 तक बढ़ के हो सकती हैं। और इसीलिए भारत में भी डेटा जो बोला गया वहाँ देखा गया हीट वेव्स लगातार बढ़ता जा रहा है, 23 राज्यों तक पहुँच चुका है, पहले 9 राज्यों में हुआ करते थे, और ये लगातार इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है। पहले एक समय में केवल हीट वेव डेज होते थे, 7 दिन होते थे या 8 दिन होते थे, आज वो ये पूरा एक महीना 32 से 32.2 डेज तक ये हीट वेव का दिन आ जाता है। तो व्हाट इज़ हीट वेव डे? पहली बात हीट वेव का मतलब होता है कि जब प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला जाए तो आप कहोगे भाई अभी हमारे इलाके में हीट वेव्स आ चुकी है, और अगर हिली है तो 30 डिग्री से ऊपर, कोस्टल एरिया में अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये होता है। अब कहानी है क्या, इसके बाद एक और चीज़ देखिए, सीवियर हीट वेव, जब 45 डिग्री से ऊपर आप पहुंच गए या फिर 6 डिग्री आपका नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर है, तो आप उसको कह सकते हो कि हीट वेव अब सीवियर हो चुकी है। अभी लगातार एक गाइडलाइन है कि हीट वेव्स को कैसे मैनेज किया जाए, जो NDA में है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने बताया कि एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर जब आपका 45 डिग्री होना शुरू हो जाता है तब उसे आप हीट वेव के कैटेगरी में डिक्लेयर कर सकते हो कि दिस इज़ नाउ अ हीट वेव। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस लॉन्च किए गए हैं। अगर हीट वेव बढ़ती है तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें अपने वर्कर्स को हीट से हटाने के लिए नाइट टाइम आवर्स में काम अगर करवाया जा सके तो वहाँ करवाना चाहिए। मान लो अगर ऑफिस का टाइम 5 से 9 चले शाम को, या फिर आप 5 से 11 चला लो, या फिर आप सुबह शिफ्ट कर दो 6, ताकि वो जो हीट है उस टाइम में वो रोड पे ना हो, जिससे हम हीट वेव रिलेटेड डेथ को कम कर सकते हैं। और यही देखा गया, भारत में किया गया। उसके बाद पहले जो हीट वेव रिलेटेड डेथ 2015 में थी वो 2040 के आसपास थी, एक साल के अंदर, जो 2020 में 27 पर आ गई। पर याद रखिए 2020 के आसपास फिर आपका लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया। तो प्लस ये डेटा उतना क्रेडिट वर्थी है या नहीं, इस पर डाउट किया जा सकता है, पर हमें इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन तो देखने पड़े, और यही इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन है कि आप हीट वेव को मैनेज करने के लिए अपने वर्कर्स की छुट्टियाँ, कब उनको टाइम दिया जा रहा है, कब क्या किया जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। एक सब्सटेंटिव और एक प्रैक्टिकल
एडेप्शन पॉलिसी आपको माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, यानी बेसिक किसी राज्य में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ काम को कैसे मैनेज कर सकते हो, दैट इज़ माइक्रो लेवल। मैक्रो मतलब आप बड़े लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे देखो क्या तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पानी की समस्या बेंगलुरु जैसे राज्य में, जैसे सिटी में बढ़ गई है, 35% तक रिजर्वेयर आपके कम हो गए, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। आपको पहले से पता है गर्मियों में आपका जो जलकूप है वो कम हो जाएंगे, तो वहाँ आप वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करो, रूफटॉप हार्वेस्टिंग पे फोकस करो, आप अपने पॉन्ड्स को डेवलप करो। स्टेट गवर्नमेंट को जो क्रॉप्स हैं, जो ज़्यादा क्रॉप्स पानी गज़ल करती है, फॉर एग्जांपल वीट एंड पैडी, गेहूं और धान, इसकी जगह दूसरी क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आपका पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है, उसको कंट्रोल करना। वाटर मैक्सिमाइजेशन क्रॉप जैसे दालों का इस्तेमाल करना, मिलेट का इस्तेमाल करना, जैसे हम इन जैसे प्रोग्राम्स को पुश करना चाहिए ताकि इस देश में पानी की समस्या कम हो। फिर आप और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करें, जैसे दुबई ने कर रखा है, सिंगापुर ने कर रखा है कि आपके घर के आसपास पेड़ होने चाहिए, तो आप भी आर्किटेक्चरल एक स्टैंडर्ड डेवलप कर सकते जिससे पानी का लेवल बढ़े। और ये भी देखा गया कि मान लो अगर आप ना किसी रोड पे जाओ, वहाँ का टेम्परेचर देखो 45 डिग्री सेल्सियस है, तो टारमैक पे जो सड़क होगी वहाँ पर अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा। गाड़ी के अंदर आप हो तो 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, अगर बाहर 45 है तो। लेकिन अगर वहीं कहीं पर पेड़ है, छाया है, ढेर सारे आपने कुछ बुशेस हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री, 40 डिग्री, 38 डिग्री ऐसा होगा। कार अगर पेड़ के नीचे पार्क है तो वहाँ उसका टेम्परेचर बाहर अगर 45 है तो उसके अंदर आपका 38 के आसपास होगा, अगर इस इलाके में बहुत सारे प्लांट ग्रो किए हुए हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों के ऊपर भी काम करें। जो कोल फायर्ड प्लांट है उसको साइड लाइन करो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पीक के दौरान आप इसकी जगह आप न्यूक्लियर पावर या फिर जो ग्रीन टेक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, ताकि इस तरह आप हीट वेव को लड़ सकें और इंडिया जो एपी सेंटर बन चुका है इसको कंट्रोल कर सके। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसको कंटेन करने के लिए हमें ये स्टेप्स उठाने बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम हीट वेव को कंटेन कर पाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।